नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अप्रोच से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पता है दोस्तों वो क्या है? ये है बजट। जी हाँ दोस्तों, ये बजट। तो चलिए बिना लेट किए हम शुरू करते हैं आज की सेकेंड क्लास, जिसमें बजट के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिक्स से लेके इन डिटेल्स में। सो दोस्तों, जब हम बजट की बात करते हैं तो आप इसका एक ट्रेडिशन देखते होंगे कि इसका एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि बजट को हमेशा लेदर के बैग में लेके आते हैं। इसके जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस में लेके आते हैं? लेदर के बैग में। और जनरली इसका कलर जो है रेड ही होता है दोस्तों। लेकिन ये ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इसको हम हमेशा लेदर के बैग में लेके आते हैं। आपने देखे होंगे कि कलर में बहुत सारे चेंजिंग आते रहते हैं, बट वो कलर जो होता है उसका रेड के ही अप्रॉक्स होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है लेदर का बैग। चलिए तो इसका हम ट्रेडिशन देखते हैं कि ये चला क्यों आ रहा है ऐसा। ओके, सो दोस्तों, फ्रेंच में एक वर्ड है बजट, ओके, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंच में लेदर का बैग। और जब इसको इंग्लिश में चेंज किया गया, इसका इंग्लिश में बजट का इंग्लिश में मीनिंग होता है बजट। दैट्स इट। ठीक। अब दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा या आप जानते होंगे कि ये बजट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका मेंशन, बजट का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। तो इसकी जगह पे इसमें मेंशन क्या किया गया है? तो इसकी जगह पे, बजट की जगह पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है दोस्तों। जहाँ जहाँ बजट है वहाँ पे हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो है फर्स्ट बजट ऑल ओवर इंडिया में कब अनाउंस किया गया था और इसको अनाउंस करने वाले व्यक्ति कौन थे और उसका डेट क्या था। ओके, तो दोस्तों हम सबसे व्यक्ति के बारे में बता दें तो ये करीब बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, आज़ादी की पहले की बात है। तो इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो किए थे जॉन विल्सन ने। ठीक, जिसका एक्चुअली डेट था दोस्तों 18 फरवरी 1816 को। ठीक, इसका डेट था क्या? 18 फरवरी 1860 को इसका अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस में, आज़ादी के बाद जो इसका अनाउंसमेंट हुआ था वो हमारे थे फाइनेंस मिनिस्टर, पता है, आर.के. शनमुखान चेट्टी जी थे। ठीक, आर.के. शनमुखान चेट्टी जी थे, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। उसके बाद इसका जो डेट था एक्चुअली में दोस्तों ये 26 नवंबर 1947 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो इसका अनाउंसमेंट जो 197 करोड़ का उसमें बजट आया था अप्रॉक्स। ठीक। सो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये बजट क्या है। ठीक, इस बजट की परिभाषा क्या है। ओके, तो ये बजट जो है ये क्या होता है दोस्तों? चलिए हम परिभाषा में ही समझते हैं। इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, ओके, इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है वही दोस्तों हमारा बजट कहलाता है। ठीक, इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है दोस्तों वही बजट कहलाता है। सो दोस्तों, बजट किसी भी डेट, किसी भी मंथ में अनाउंस हो जाए, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बजट जब भी अनाउंस होगा, ओके, बजट जब भी अनाउंस होगा इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अनाउंस होगा। जैसे दोस्तों हमारा जो अब का बजट था वो 1 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ था और ये किस इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया था? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, सो दोस्तों ये जो बजट है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम इस बजट को पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका इनकम। ठीक, गवर्नमेंट की जो इनकम है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट के जो इनकम है इनके बारे में। तो आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जो
गवर्नमेंट की इनकम है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, लॉट्स ऑफ इनकम। ओके, तो जैसे कि आप देखते होंगे गवर्नमेंट का इनकम किससे है, टैक्स से है। ओके, उसके बाद इनका है मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे कि दोस्तों रेलवे है, डीटीसी है, एयरलाइंस हैं, मेट्रो हैं, एट्सेट्रा। बट दोस्तों इसमें जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, तो हमेशा आप याद रखिए कि मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका टैक्स से ही है। ठीक है। सो दोस्तों अभी इस इनकम को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका, मतलब ये इनकम जो होंगे इनके 2 टाइप्स के आते हैं। गवर्नमेंट को जो इनकम आते हैं वो कितने, 2 टाइप्स से। फर्स्ट आपका जो इनका इनकम का जरिया है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू इनकम, और सेकेंड एक है आपका कैपिटल इनकम। उसके बाद पहले चलिए हम कैपिटल इनकम के बारे में डिटेल्स समझते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप रेवेन्यू इनकम के बारे में समझ जाएंगे। सो दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैपिटल इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, सरकार की वह सोर्स, ठीक, इनकम का वह सोर्स जिसके बाद मतलब कि अगर सरकार को इनकम मिल रहा है इस सोर्स के जरिए, तो देखिए उनको क्या चीज़, उन पे क्या इफेक्ट करेगा। तो उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो क्या होने लगेगी दोस्तों, इंक्रीज होने लगेगी। मतलब उनका जो कर्ज है वो बढ़ने लगेगा। मतलब सरकार की इनकम का वह जरिया जिससे उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज करे और एसेट्स को कम कर दे, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंक्रीज कर दे या तो उनके एसेट्स को कम कर दें। कहने का मतलब सीधी सी बात है दोस्तों कि सरकार के कमाने का वह जरिया जिससे उनके ऊपर कर्ज लग जाए, कर्ज बढ़ जाए, या तो फिर उनके जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति हैं वो क्या हो, घट जाएं। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों कि सरकार की कमाने का वह जरिया, सरकार की इनकम का वह जरिया जिससे ना तो इनका एसेट्स पे कोई प्रभाव पड़े और ना ही इनके फाइनेंशियल लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़े, तो ये जो जरिया होगा दोस्तों इसे कहते हैं हम रेवेन्यू इनकम। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम क्या है। तो चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक, मान लीजिए 10,000 मैंने आपसे पैसे लिए, तो हम यहाँ प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए। तो आप मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट देंगे, कहने का मतलब कि मैं आपसे पैसे कर्ज पे ले रहा हूँ। तो आप अब इसमें क्या हुआ, मेरे कर्ज में वृद्धि हो रही है, ठीक, मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रहा है ना। तो ये जो इनकम है फ्रेंड्स ये किस में आएगा, कैपिटल इनकम में। उसके बाद जो रेवेन्यू इनकम का एग्जांपल इसका है यही कि मान लीजिए मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, आपके घर आके मैंने आपको कोचिंग पढ़ाया, मैंने आपको सर्विस दिया, तो उसके बदले में आप मुझे जो पैसे देंगे वो मेरा इनकम होगा। तो यह इनकम क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, यह इनकम कहलाएगा रेवेन्यू इनकम, क्योंकि इस इनकम से ना तो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़ा, ना ही मेरे एसेट्स पे कोई प्रभाव पड़ा। ओके, आई होप सो कि अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बताइए आप एक चीज़ कि गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट के अप्रोच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग को रेंट पे दिए हैं, तो उससे जो उनके पास इनकम आ रहे हैं वो कैपिटल इनकम होंगे या फिर रेवेन्यू इनकम। जी बिल्कुल सही है, वो कौन सा इनकम होगा, कैपिटल इनकम ही होगा दोस्तों, सॉरी रेवेन्यू इनकम होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग को बेचा तो नहीं है, उन्होंने बिल्डिंग को लॉस्ट तो नहीं किया, उन्होंने बिल्डिंग, उनकी तो बिल्डिंग है ही, बट वो बिल्डिंग से क्या ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं। तो ये किस में आएगा, रेवेन्यू इनकम में ही आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों जो आप सर्विस देके कहीं भी पैसे कमाते हैं, जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसमें ये कौन सा इनकम होता है आपका, ये होता है रेवेन्यू इनकम। ठीक, अब सपोज करिए कि बिल्डिंग को वो बेच दें, तो ये कौन सा इनकम होगा, उन्होंने बिल्डिंग को लॉस्ट कर दिया, तो ये कौन सा होगा, कैपिटल इनकम होगा। और दोस्तों बिल्डिंग को बेच देना कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग को खरीदना कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ओके, आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो ये हमारे रेवेन्यू इनकम होते हैं,
एक्चुअली में इस पे टैक्स लगते हैं, मतलब ये टैक्सेस भी होते हैं और नॉन टैक्सेस भी होते हैं। ठीक, जो ये टैक्स होते हैं एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स से, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? क्या जब आप टैक्स को डायरेक्ट ले जाके जमा करें वो डायरेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये आंसर बिल्कुल गलत है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए आपको टैक्स देना है, ठीक, बट आप उसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट ना कर सकें, आपको खुद ही देना पड़े वो टैक्स, तो वो टैक्स होता है एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स। बट इसका एग्जांपल ही आप समझिए चलिए साथ साथ में। जैसे आप जो अपना इनकम टैक्स देते हैं, आप अपने इनकम टैक्स का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका ये इनकम टैक्स है ये क्या है, एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो बिल्कुल इसका अपोजिट है ये। इनडायरेक्ट टैक्स में हम अपना बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक GST। सपोज करिए कि हम सभी लोग गए हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने, ठीक, डिनर करने गए हैं हम लोग रेस्टोरेंट में। अब वो जो गवर्नमेंट है वो GST एक्चुअल में किससे ले रही हैं, रेस्टोरेंट वालों से, बट वो क्या कर रहे हैं, अपना जो बर्डन है वो हमारे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, वो हमसे GST इंक्लूड करवा के ले रहे हैं। ठीक, तो ये जो GST है एक्चुअल में ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको पता चले कि वाकई में इकोनॉमिक्स इतने सिंपल वे में विदाउट वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड एंड ग्रीन बोर्ड के भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ओके, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि एक सिंपल वे में इकोनॉमिक्स ख़त्म करवाने की, बट इसके लिए आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट लाके आपको प्रोवाइड करवाऊँ।